हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग मौर्योत्तर काल के एक काल के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं क्या शुंग वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था मौर्य वंश के बारे में, तो उसके आगे जो वंश आया था उसका नाम था क्या, शुंग वंश। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो शुंग वंश था उसमें जो उसका संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने क्या किया था कि जो मौर्य वंश था उसके अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं हम लोग। तो संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। क्लियर? और इसकी जो अंतिम शासक थे उनका नाम क्या था? तो देवभूति था। क्या था? शुंग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था देवभूति। क्लियर है? तो इस तरह से दोनों शासकों के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि संस्थापक जो था शुंग वंश का वो पुष्यमित्र शुंग था, जो कि एक ब्राह्मण वंश का था। अर्थात कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण वंश का जो उदय किया था, उसने यह संस्थापना कर दी थी, वो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश के एक वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो देवभूति था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था उनके राज्य में एक महान योगाचार्य रहते थे, जिनका नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि, जो योग शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी एक पुस्तक भी थी, योग शास्त्र, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। तो इनको कहा जाता है क्या, जो योग के कह सकते हैं बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था क्या, पतंजलि, यानी योगाचार्य थे पतंजलि, जो कि किसके टाइम पीरियड में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के राज्य में रहते थे। क्लियर है? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक मालविकाग्निमित्रम एक पुस्तक आई थी इन्हीं की टाइम पीरियड में, पुष्यमित्र शुंग में, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक आई थी वो किसके राज्य के टाइम पीरियड में आई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में आई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है कि इसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग का यानी जो शुंग वंश था, इसके बाद जो वंश आया था वो कौन सा था? तो कंडो वंश था। कौन सा वंश था? कंडो वंश था। ठीक है, कंडो वंश जो था इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि वासुदेव जो थे वो कंडो वंश के संस्थापक थे। और जो इनका अंतिम शासक था कंडो वंश का, वो था सुशर्मा। क्या नाम था? सुशर्मा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि कंडो वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव। अंतिम जो शासक था कंडो वंश का वो कौन था? तो सुशर्मा था। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक। अच्छा, फिर बात आ जाती है क्या कि जो ये जो कंडो वंश जो था इसमें थोड़ा सा शासन जो था, या जो शासक क्षेत्र था, शासन क्षेत्र था, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, यानी कि सिर्फ पाटलिपुत्र का जो एरिया था वही रह गया था कंडो वंश के टाइम पीरियड तक। इससे पहले आपको पता है कि पूरा जो मगध वाला क्षेत्र था वो सब था शासक क्षेत्र में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे शासक आगे आते गए वैसे धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम पीरियड, वो जो क्षेत्र था शासक का वो थोड़ा सा कम होता चला गया। यानी कह सकते हैं जो कंडो वंश था वो सिर्फ पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र तक रह गया था। पाटलिपुत्र क्या है? तो आज के समय का पटना जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, जो कि आपको पता है गंडक, सोन और गंगा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, फिर बात आ जाती है क्या कि जो कंडो वंश था इसके बाद कौन सा वंश आया? तो सातवाहन वंश आया। कौन सा वंश आया? तो सातवाहन वंश आया। इसके जो संस्थापक थे वो सिमुक सातकर्णी थे। क्या कहेंगे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो क्या थे? सिमुक सातकर्णी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अंतिम शासक जो इसके थे वो यज्ञसी सातकर्णी थे। कौन से? यज्ञसी सातकर्णी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। संस्थापक ध्यान रखेंगे सिमुक सातकर्णी, और अंतिम शासक जो थे इसके सातवाहन वंश के वो यज्ञसी सातकर्णी थे। यज्ञश्री सातकर्णी। फिर बात आ जाता है क्या कि जो सातवाहन वंश था इसमें क्या विशेषता थी? तो आपको पता होगा कि जो शीशे के सिक्के जो चलाए गए थे सबसे पहले वो सर्वाधिक वो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही चलाए गए थे। क्या कहेंगे? शीशे के जो सिक्के थे वो चलाए गए थे किसके द्वारा? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए थे।
क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान, हालांकि इन्होंने कांसे, पोटीन, इन सब के भी सिक्के चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के जो चलाए थे वो शीशे के चलाए थे। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अगर हम लोग देखें कि कौन सा जो वंश आया था, तो उसमें आपको पता है कि सातवाहन वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद आया फिर चेदी वंश। कौन सा वंश आया था? चेदी वंश आया था। इसको हम लोग चेदी वंश को जो नाम दिए देते हैं, एक और नाम है इसका महामेघवाहन वंश। क्या कहते हैं? चेदी वंश का दूसरा नाम क्या है? महामेघवाहन वंश के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है? तो ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्या कहेंगे कि चेदी वंश का ही दूसरा नाम क्या है? महामेघवाहन वंश के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, तो फिर बात आ जाती है कि जो चेदी वंश था, ये क्या था कि अशोक के जो मृत्यु हो गई उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कलिंग था वो आज़ाद होता चला गया, नहीं स्वतंत्र होता चला गया। ठीक है? जब कलिंग स्वतंत्र होता चला गया तो वहाँ कुछ छोटे मोटे शासक और उदय होते गए। ठीक, तो वैसे ही एक वंश आया वहाँ पर, चेदी वंश आया, जो सातवाहन वंश के बाद विकसित हुआ था वहाँ पर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है या ये पूछा जा सकता है कि जो चेदी वंश जो था उसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? तो जो प्रमुख शासक था चेदी वंश का, उसका नाम था खारवेल। ठीक है? क्या नाम था? खारवेल। कलिंग राज खारवेल के नाम से भी इसको ज़्यादातर जाना जाता है। तो खारवेल जो था वो क्या था? चेदी वंश का प्रमुख शासक था। इसने क्या किया था? मगध पर आक्रमण करके जिन शीतलनाथ की मूर्ति जो थी वो जीत करके वापस लेकर गया था। ठीक है? जिसको महामेघवाहन जो था, सॉरी, महापद्म नंद जो था नंद वंश का, वो जीत करके लेकर आया था। ठीक है? लेकर मगध आया था। तो इसने क्या किया? वापस जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत करके वापस लेकर गया था आपका कौन? खारवेल, जो कि कहाँ का था शासक? तो कलिंग का था। ठीक है? और महापद्म नंद क्या किया था? उसने मगध लाया था जीत करके वहाँ से मूर्ति को। ठीक है? और ये वापस लेकर गया था मूर्ति को मगध पर आक्रमण करके जीत करके। कौन सी मूर्ति थी? तो जिन शीतलनाथ की मूर्ति थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है? तो ये कुछ वंश मैंने बताए। ये कौन से वंश थे? तो मौर्योत्तर काल के कुछ वंश थे, जिसमें से जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश, मौर्य वंश जो था, जब वो समाप्त हुआ, यानी बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है? फिर शुंग वंश के बाद आया कौन सा? कंडो वंश। कंडो वंश के बाद आया सातवाहन वंश। फिर सातवाहन वंश के बाद जो वंश आया वो कौन सा आया आपका? तो चेदी वंश। चेदी वंश को हम महामेघवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रमुख शासक कौन था? तो खारवेल था, जिसे कलिंग राज खारवेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको आज यहाँ पर मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कुछ वंशों के बारे में बताया। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।